प्रिय भैया शुभाशीष, जन संचार माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और रेडियो मैंने आपको समझा दिया था। इसके विषय में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अब जन संचार माध्यम का तीसरा माध्यम टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में आप देख ही रहे हैं, टेलीविज़न के विषय में आप सब जानते ही हैं कितना आपको हर जगह की एक जगह बैठे हुए आप पूरे देश की विश्व का समाचार जान सकते हैं। अपने मनोनुकूल मनोरंजन के साधन देख सकते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम देख सकते हैं और समाचार लाइव टेलीकास्ट समाचार भी मिल सकता है। आपको सीधा प्रसारण भी मिल जाता है। तुरंत घटना घटित हो रही है, वो सीधा आपको देखने को मिल जाता है। तो टेलीविज़न ने रेडियो को परास्त किया था। टेलीविज़न का आविष्कार होते ही रेडियो धीरे धीरे अपना अस्तित्व कम करता चला गया, अर्थात रेडियो का अस्तित्व कम होता चला गया। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। चित्र के साथ आपको शब्दों के साथ जब चित्र मिल जाता है, घटना हो रही है कि आज माननीय मोदी जी ने राम मंदिर के नींव की स्थापना की, तो आपको वो चित्र दिखाई दे रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है कि हाँ ऐसा हुआ है। इसी तरह अनेक घटनाएं घटित होती हैं जिनका प्रत्यक्ष चित्र मिलता चला जाता है तो उन शब्दों पर भी विश्वास हो जाता है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने, कौन सी लैबोरेटरीज ने? बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने कहाँ पर? न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया और 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। इस सन ध्यान से देखते जाइए, सन 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत, ये प्रश्न है कि भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब से हुआ? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। मैं दिल्ली में रहता था, बहुत छोटा था, लगभग 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 3री कक्षा में पढ़ता था। तो दिल्ली जैसे शहर में, पुरानी दिल्ली में था, मेरे ताऊजी वहीं सर्विस करते थे, पिताजी भी। तो रविवार के दिन
एक वहाँ हॉल सा था, लाइब्रेरी थी और वाचनालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय था। तो वहाँ रविवार के दिन शाम को 6 से 8 बजे तक बच्चों के लिए टीवी खोली जाती थी। 1 घंटा कार्यक्रम दिखाया जाता था। मोहल्ले के सारे बच्चे वहाँ जाते थे, मैं भी कई बार गया। तो जब प्रारंभ हुआ तो टीवी का प्रारंभ या प्रसारण 1-1 घंटे के लिए, सप्ताह में 2 घंटे या 1-2 बार के लिए, इस तरह से प्रारंभ हुआ। और इसके बाद 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। 1975 में कितनी जगह पर? दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। टीवी का अपना संस्थान नहीं था, स्वतंत्र संस्थान नहीं था। आकाशवाणी से ही वह जुड़ी रही। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दे दिया गया। 1 अप्रैल 1976 से। समझ में आया? इसे दूरदर्शन नाम दे गया। कब दिया गया? 1 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नाम दे दिया गया। और 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी टेलीविज़न केंद्रों का जाल पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। ये जोशी की रिपोर्ट याद रखना है। जोशी की रिपोर्ट क्या थी कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य रहे हों और पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। तो इस तरह से 1 अप्रैल सन 1976 के बाद से टेलीविज़न का एक अपना स्वतंत्र संस्थान बना, जिसे दूरदर्शन नाम दिया गया। निकाय बना, जिसे दूरदर्शन नाम दिया गया। इसके पहले वह आकाशवाणी केंद्र के अंतर्गत ही कार्य किया करता था। समिति के मुताबिक जन के माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। अब जो समिति बनी उसके अनुसार उसके उद्देश्य क्या होंगे दूरदर्शन के? तो सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास। और सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करना जिससे समाज के लोग उससे परिवर्तित हो सके, उनमें उनका विकास हो सके, उनकी मानसिकता का विकास हो सके। और राष्ट्रीय एकता की बात करने वाले कार्यक्रम दिखाए जाएं। वैज्ञानिक चेतना का विकास करने के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रमों की योजना बनाई जाए। परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करते अर्थात परिवार कल्याण से मतलब स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, परस्पर कलहों से संबंधित निवारण आदि, पारिवारिक कलहों से संबंधित निवारण के लिए कोई योजना बनाई जाए। तो इस तरह से परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना। कृषि विकास, कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए बीज है, खाद है, कौन सी कब लगानी चाहिए, किस फसल में क्या बोना चाहिए, कहाँ कैसी स्थितियाँ होनी चाहिए, चौपाल करके शायद रेडियो पर भी आता था। और इसमें भी इन्होंने कृषि विकास के नाम से दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये जो है समिति के द्वारा जन माध्यम के एक बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए। तो क्या है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए, जानकारी दी जानी चाहिए। सामाजिक विकास से संबंधित जानकारियों के लिए का उद्देश्य होना चाहिए। खेल संस्कृति का विकास
खेल से संबंधित आप देखते हैं, खेल से सारे खेल आप घर बैठे पूरे देख सकते हैं। आपको धूप में तपने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ टिकट लेकर भीड़ में बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप टीवी पर अपने आप देख सकते हैं। सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन, तो अपने जो पुराने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, प्रस्तुतियाँ हैं, अनेक लोक कलाएँ हैं, उनको जीवंत रखने के लिए उनको टीवी पर स्थान देना चाहिए। तो इस तरह से ये उस समिति के मुताबिक जन माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के ये उद्देश्य बनाए गए। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा। पहले देखते हैं दूरदर्शन के नाम से ही आता था, ज़्यादा कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, एक निश्चित कार्यक्रम हुआ करते थे, वही घिसे पिटे कार्यक्रम कहो दिखा दिए जाए, उनमें कोई मौलिकता नहीं होती थी, उसमें कुछ नवीनता नहीं होती थी। तो इस तरह से केवल दूरदर्शन के ही कार्यक्रम दिखाए जाते थे और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। दूरदर्शन इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था के होते हुए भी वह अपना स्थान नहीं बना पा रहा था। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं बना पा रहा था निष्पक्ष और अपनी जगह अपना स्थान नहीं बना पा रहा था कि मनोरंजन के लिए, क्योंकि फिल्में भी आ जाती थी और रंगोली करके कार्यक्रम आ जाता था, तो मनोरंजन के क्षेत्र में इसने अपना स्थान बना लिया था। सन 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। सन 1991 का युद्ध का प्रसारण लोगों ने टीवी के माध्यम से ही सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। यहाँ से अब निजी चैनलों का प्रारंभ हुआ। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV व VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश में पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध करने लगे, विरोध किया। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार चैनल के रूप में समाचार के क्षेत्र में भी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। पहले जो दूरदर्शन था, सरकारी चैनल था, उस पर समाज का हित, उस पर जो भी दूरदर्शन के नियम उद्देश्य बनाए गए थे, उनके आधार पर ही कार्यक्रम होते। आज भी उन्हीं के आधार पर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। लेकिन इन न्यूज़ चैनलों ने तो आकर इस टीवी को केवल व्यावसायिक बना दिया। अब समाचारों का उद्देश्य केवल जागृति ही नहीं रह गया है, बल्कि अर्थ उपार्जन, अर्थ कमाना रह गया है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन मिलें, ऐसे समाचारों को, ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समाचारों में उसी जगह को बार बार दिखाएंगे जिसमें लोगों की उत्सुकता बढ़ती है, जिससे उनको और तुरंत 5 मिनट दिखाएंगे और तुरंत कोई बड़ा सा ऐड दे देंगे। अर्थात उन्हें पता है कि इस समाचार को लोग बहुत गहराई से सुनना चाहते हैं, तो लोगों के उस
मनोदशा का लाभ उठाते हुए उनका मानसिक शोषण करते हैं ये टीवी चैनल वाले, क्योंकि बीच बीच में वे विज्ञापन दिखाने लगते हैं। और इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज़ नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। आप देखते होंगे टीवी पर अनेक चैनल आते चले जा रहे हैं। तो कितने चैनल आते हैं, एक प्रश्न लिख लीजिए कि इसको आपको खोज करना है कि टीवी पर कुल कितने चैनलों की संख्या है। इसके बाद संचार माध्यमों में एक और भाग है सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, ये समाचार आदि नहीं देता, लेकिन आपको अनेक प्रकार की फिल्म दिखाकर आपके मनों को परिवर्तित करता है, अच्छी फिल्मों को दिखाकर, और जैसे दिखाता वैसा ही आपका मन हो जाता है। आज फूहड़पन दिखा रहा है तो लोगों में फूहड़पन आता जा रहा है। पहले सत्य हरिश्चंद्र जैसे कार्यक्रम दिखाए जाते थे, मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित फिल्मों का निर्माण हुआ, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियों के आधार पर फिल्मों का निर्माण हुआ, अच्छे अच्छे साहित्यकारों की कहानियों पर या उनके नाटकों के आधार पर या किसी पौराणिक कथाओं के आधार पर फिल्मों का, सिनेमाओं का निर्माण हुआ। प्रेम प्रसंगों का भी हुआ, लेकिन उन प्रेम प्रसंगों में मर्यादाएं थी। आज हीरो हीरोइन दूसरे सीन में एकदम चपकते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। उनकी वेशभूषा तो बिल्कुल ही परिवार को एक साथ बैठने के लिए मनासा करती है, अर्थात परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर उनको देखें तो निश्चित ही अपने आप में लज्जा का अनुभव करेंगे। इस तरह की फिल्मों का निर्माण होने लगा है। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है। मनोरंजन के लिए तो बहुत अच्छा है। आदमी थकान, आज फिल्म को देखकर आने के बाद आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमारे मस्तिष्क फ्री शांत सा हुआ है, आपको आनंद की अनुभूति नहीं आती है। आप जब सिनेमा हॉल से निकलते हैं तो लगता है जैसे जूते खाकर निकल रहे हैं। इतनी हाईलाइट उसमें प्रयुक्त होने लगी है और इतनी मारधाड़ होने लगी है, गोलियों की आवाज़, बंदूकों की आवाज़, और जो संगीत बजने लगा उस संगीत में भी इतने तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे हैं कि उस गाने में भी आनंद नहीं आता है। आज भी पुरानी फिल्मों के वे गाने लोग सुनते हैं, उनमें मन को शांति सी मिलती है, आपकी थकान दूर होती है। लेकिन आज की ये फिल्में आपकी थकान को दूर नहीं करती, बल्कि सिर की ओर उलझा सा कर देती हैं। तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। किसको जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। पहली फिल्म कब बनी विश्व में? 1894 में। और कहाँ बनी? फ्रांस में। और फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगीं। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। पहली मूक फिल्म जिसमें आवाज़ नहीं थी, किसको जाता है इसका श्रेय? दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहली फिल्म बनी थी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। तो फिल्मों के जो कथानक हुआ करते थे वो किन पर आधारित होते थे? धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी? आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ आज़ादी के बाद, जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ की गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की
कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ, ये तो आज भी है कि जो सुपर हीरो है, मेन हीरो है, उसकी ही जीत होती है, खलनायकों की जीत कभी नहीं होती है। तो इस तरह से एक हीरो को लेकर, एक हीरो के आधार पर पूरी कहानी को बनाया जाता था। कहानी में कुछ ना कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यावहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यावहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए, यही समानांतर सिनेमा का दौर था। और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल सी 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर, गोपाल कृष्णन, MS सथ्यू, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। देखिए, जहाँ भी बाजारीकरण, व्यावसायीकरण होने लगता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, वह अपने सिद्धांतों को भूल जाता है। जब व्यावसायीकरण की ओर उन्मुख हो जाता है, कोई भी कार्य, कोई भी व्यापार हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जब व्यापारीकरण के लिए होती है, कोई भी योजना हो, तो उसके सिद्धांतों से वह भटकने लगता है। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगीं। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया है कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वे अपनी अंतर वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगी। जो कलात्मक फिल्में बनाई जाती थी, उन फिल्मों पर मुंबईया वे फिल्में जिनमें कलात्मकता नहीं थी लेकिन फिर भी लोकप्रियता को प्राप्त थी, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया। घर एक मंदिर है, इस तरह की जो फिल्में थी परिवार को लेकर, पारिवारिक एकता को लेकर, और अनेक फिल्में हैं जिनके नाम हमको याद नहीं है, आप लोगों को पता होंगे। तो पारिवारिकता को लेकर, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियों को का आधार बनाकर शुद्ध साहित्यिक कथानकों या पौराणिक कथानकों के आधार पर फिल्मों का निर्माण होता रहा और लोगों को पसंद भी आई। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोज़मर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। अब देखिए, पुरानी जो फिल्में हैं उनमें नृत्य जो है बिल्कुल शास्त्रीय नृत्य रहता था, गायन भी शास्त्रीय गायन रहा करता था और कथानक भी शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित हुआ करते थे, तो लोगों के मन को आकर्षित करते थे। और उसका संगीत आज के जैसा ढमक नहीं था।
मधुर था, उसमें माधुर्य था, क्योंकि शास्त्रीय संगीत पर आधारित ही गाने बनाए जाते थे, गीत गाए जाते थे। नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, विमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा जाता रहा। कहने के लिए हर फिल्म में कोई न कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। तो लोगों के मन की भावनाओं को जागृत किया। प्रारंभ में राज कपूर की जब फिल्म एक आई थी, कोई सी, मुझे याद नहीं है, शायद बॉबी है, उसमें वस्त्रों को थोड़ा सा कम किया गया था, तो बड़ा हो हल्ला मचा था। और आज की फिल्मों को देख लो तो वस्त्र पहने हैं भी कि नहीं, ये भी समझ में नहीं आता। युवाओं के मन के जो विकार हैं उनको जागृत करने का काम कर रही हैं आज की फिल्में। उनमें उत्तेजना, उनमें हिंसा का भाव, इस तरह की फिल्में हैं। कहने को तो ये है कि हाँ कोई ना कोई उद्देश्य है, लेकिन वो उद्देश्य प्रमुख नहीं है, फूहड़पन फैलाना प्रमुख है, क्योंकि इससे लोगों के मन में फिल्म देखने का मन करता है और उससे उनका व्यापार बढ़ता है, फिल्म व्यापार बढ़ जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं। इंटरनेट को तो आप देख ही रहे हैं। आज इंटरनेट से हम भी पढ़ा रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ रहे हो। आज सारे कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। आज व्यापार भी ई बिजनेस होने लगा है, ई बैंकिंग होने लगी है। इंटरनेट ने तो आज पूरे विश्व में अपना स्थान बना लिया है, जाल सा बिछा दिया है। नेटकर जाल ही है, जाल ही बिछता चला जा रहा है। आज इंटरनेट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बैंकिंग का काम नहीं हो सकता है। आज कुछ भी कार्य करना है, अपने गाने को भी भेजना है तो नेट के माध्यम से भेज दिया जाता है। आज हवन पूजन भी इंटरनेट से होने लगे हैं। पुजारी पंडित जी अपने घर पर बैठे हुए हैं और माइक से ऑन किया और अपने यजमान से कहा ठीक है माइक ऑन करके रख लीजिए, मैं मंत्र बोलता जा रहा हूँ, मैं जैसा कहता जा रहा हूँ वैसा ही आप पूजन करते चलिए। और इस तरह से पंडित जी को कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना लैपटॉप पर बैठे हुए हैं और अपने यजमानों से कह दिया कि आप भी अपना लैपटॉप खोल लो या मोबाइल खोल लो, मैं मंत्र बोलता जा रहा हूँ, विधि बताता जा रहा हूँ। और वे विधियाँ बताते जाते हैं और पूजा हो जाती है, हवन हो जाता है। तो इस तरह से आज इंटरनेट ने पूरे विश्व में अपना जाल फैला दिया है। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। आप फिल्म देख सकते हैं, आप समाचार इसके माध्यम से सुन सकते हैं, बना सकते हैं। आप रेडियो इस पर सुन सकते हैं, टेलीविज़न भी इसमें देख सकते हैं। आप पूरी किताब इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं देखिए किताब ही तो पढ़ा रहा हूँ और आपको पेज आपको दिखता चला जा रहा है। सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण, आप कोई भी पुस्तक इसमें डाउनलोड कर लीजिए आप, और आपको उस पुस्तक को पढ़ने का आनंद मिल जाएगा, खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने